हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो एक्चुअली एक पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। तो उसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि जीएसटी के लिए कैसे अप्लाई करना है, आप मीशो पे कैसे सेल कर सकते हो, ये वो। तो बहुत सारी क्वेरीज ऐसी थी जिसका जवाब मैं कमेंट्स में नहीं दे सकती थी। तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आप जानना चाहते हो, वो आप कमेंट में लिख दीजिए एंड देन जो है मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है और मैं आज जितनी भी हो सकता है, जितने भी कमेंट्स आए थे उनके जवाब देने की इस वीडियो में कोशिश करूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये था कि हम जीएसटी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या क्या चीज़ें, मतलब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसके लिए। तो मतलब क्या है ना कि आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सब में ही चाहिए होंगे। अगर आप मीशो का सेलर अकाउंट बनाते हो या फ्लिपकार्ट का बनाते हो, अमेजोन का बनाते हो, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब आप सेल करते हो तो आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, देन आपका आधार कार्ड हो गया, देन जीएसटी नंबर हो गया, देन करंट अकाउंट हो गया। तो ये 4 चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए होंगी। उसके अलावा आपका एक अलग से मेल आईडी होना चाहिए जिसपे सारे नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहेंगे, और साथ में जो है आप एक अलग से नंबर रखिए जिसपे सारे ओटीपी और ऑर्डर वगैरह का सब कुछ होता रहेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं डिटेल में बताने लगी तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें डिटेल में बताया जाता है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या क्या चाहिए होगा। तो मैं इस वीडियो में ना थोड़ा सा मतलब एक आइडिया देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, आपको चाहिए जीएसटी नंबर। ठीक है, तो जीएसटी नंबर के लिए आपको अपना आधार कार्ड चाहिए होगा, देन पैन कार्ड चाहिए होगा, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, ईमेल आईडी चाहिए होगा, देन आपका बिजनेस टाइप क्या है। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल हो, जैसे कि मैं हूँ, मैं खुद ही बिजनेस अपना चलाती हूँ, तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल बिजनेस। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको एक प्रूफ चाहिए होता है जहां से आप अपना शुरू कर रहे हो बिजनेस। देन हम आ जाते हैं हम पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने लीज पे ले रखा है, रेंटेड है, या मान लीजिए कोई शॉप आपने ले रखी है। ठीक है, तो वो आपने रेंट पे ले रखी है या आपकी खुद की है। अगर आपकी खुद की है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसकी कॉपी वहां पे लगानी होगी जीएसटी के लिए। नहीं तो अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या रेंट पे आपने शॉप ली हुई है तो आप उसका जो एग्रीमेंट होता है वो यूज कर सकते हैं। जीएसटी के लिए जब आप अप्लाई करोगे ना तो आपको अपना बिजनेस का नाम भी डालना होगा उसमें। मान लीजिए जैसे हमारा प्रवेश स्क्रंचीज है तो हम वो नाम डालेंगे। उसके अलावा आपसे पूछे जाते हैं कि एचएसएन कोड आपको चाहिए होंगे। एचएसएन कोड क्या होते हैं, एक लिस्ट होती है कोड्स की। मान लीजिए आपको टी शर्ट चाहिए, ठीक है, तो टी शर्ट के लिए एक एचएसएन कोड अलग से होगा। अगर आपको स्क्रंची बेचनी है या स्क्रंची का एचएसएन कोड चाहिए तो वो अलग से आपको मिलेगा। तो कोई भी 5 चीजें, मान लीजिए आपको एक कुर्ती बेचनी है तो कुर्ती के लिए एक कोड आपको डालना है उसमें जीएसटी के लिए। देन आपको टी शर्ट बेचनी है उसके लिए डाल सकते हैं, स्कर्ट बेचनी है तो कोई भी रैंडमली जो है आप, जो मेन आपका फोकस रहेगा, जो बिजनेस का फोकस है, वो जो कैटलॉग है उसके आप एचएसएन कोड्स 5 वहां पे डाल सकते हैं जीएसटी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम पे। तो जो भी आप एड्रेस डालेंगे ना वहीं से ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब ये चीज मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे रह रहे हो, जो जगह है, जो प्लेस है जहां से आप काम कर रहे हो, अपना बिजनेस कहाँ काम कर रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहीं से ही जो है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहीं से ही वो पिकअप लेती है। यानी कि आप अपना प्रोडक्ट तो पैक करके सब तैयार कर लोगे, लेकिन वो लेने कहाँ आएंगे, वो उसी जगह पे ही लेने आएंगे जहां पे आपका जीएसटी पे जो जीएसटी का जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसमें जो एड्रेस प्रूफ होगा वहीं से ही आपका जो प्रोडक्ट है उसका पिकअप होता है। जब आपने जीएसटी के लिए अप्लाई कर लिया, सब आपको जीएसटी नंबर मिल गया, जीएसटी सर्टिफिकेट आपको मिल गया, सब कुछ ओके हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, करंट अकाउंट के लिए अप्लाई करोगे। अब करंट अकाउंट के लिए आपको क्या चाहिए, एक करंट अकाउंट का एक ओपनिंग फॉर्म आता है, उसको आपको फिल करके और जो आपका बैंक है, जो बैंक की ब्रांच है, वहां पे जाके जमा करना है। अब कंडीशन ये है कि आपका करंट अकाउंट किसी और ब्रांच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किसी और ब्रांच में नहीं होना चाहिए, किसी और बैंक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो करंट अकाउंट होता है उससे बहुत ज्यादा, मान लीजिए लाखों में जो है लेन देन होता रहता है। तो मतलब बैंक नहीं चाहेगा कि आप कई जगह पे करंट अकाउंट अपना बनाएं। तो आपका एक ही करंट अकाउंट होना चाहिए। देन उसमें आप जीएसटी सर्टिफिकेट भी अपना लगाते हो। जब आपको करंट अकाउंट खोलना होता है उसमें जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। देन उसके अलावा जो आपका बिजनेस है उसका
जो ओनर है उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि मैं अपने बिजनेस की ओनर हूं, तो मेरे आधार कार्ड चाहिए होगा, मेरा पैन कार्ड चाहिए होगा, तो बिजनेस का जो ओनर है उसके ही उसमें डॉक्यूमेंट सारे लगते हैं करंट अकाउंट में। इसके अलावा जो है आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो करंट अकाउंट में हमेशा रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे केस में क्या है कि हमको मिनिमम 25,000 रुपीज जो है अपने करंट अकाउंट में रखने ही पड़ते हैं, ठीक है, तो ये मैंडेटरी है। तो ये हो गया करंट अकाउंट के बारे में। तो आपने जीएसटी के लिए अप्लाई कर दिया, आपने करंट अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया। जब आपका करंट अकाउंट बन जाएगा, जीएसटी बन जाएगा। एंड हाँ, एक चीज और, आपको जो है एक मोहर भी बनवानी पड़ेगी। जो आपका बिजनेस नेम है, जो आपका बिजनेस है, उसकी जो मोहर होती है ना, वो भी बनवानी पड़ेगी। मोहर यानी कि स्टैंप जो होता है, क्योंकि जब भी आप कोई बिल काटोगे, कोई चेक काटोगे, तो उसमें आपको वो स्टैंप लगाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने कर ली, बिजनेस का स्टैंप बनवा लिया आपने करंट अकाउंट खुलवा लिया, आपने जीएसटी सर्टिफिकेट बनवा लिया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि सेल कैसे करना है। तो जैसे कि मैं पर्टिकुलरली जो है मीशो पे सेल करती हूँ। वैसे कोशिश तो आप करिए कि ये अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो बिजनेस तो इतना तामझाम ना करें। आप सिंपल से सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपने फोटोज वगैरह डाल के वहीं से ही लेन देन कर सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप ऑनलाइन पेमेंट करिए एंड सिंपल होता है, उसमें कोई झंझट की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी एक लार्ज ऑडियंस तक जाना है तो अब मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस टाइप के जो सेलर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, वेबसाइट है, वहां से आप सेल कर सकते हो। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट ले लिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मीशो पे आपको सेलर बनना है, तो मीशो का जो आपका अकाउंट होता है ना, उसमें आता है बिकम अ सेलर। तो वहां पे आप जब जाके क्लिक करोगे, वो सिंपली आपसे आपका जीएसटी नंबर पूछेगा, ठीक है। देन आपको पिकअप एड्रेस पूछेगा। पिकअप एड्रेस कौन सा था? जो हमने जीएसटी में अप्लाई करा था। हालांकि आप उस पिकअप एड्रेस को बाद में जाके चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे, जब आप अपना सेलर अकाउंट मीशो पे बनाओगे, तब आपको वही जीएसटी पे जो जीएसटी सर्टिफिकेट है उसमें जो एड्रेस है वही एड्रेस वहां पे फिल करना होगा, ठीक है। तो वो आपका पिकअप एड्रेस बन जाएगा, जहां यानी कि पिकअप एड्रेस वो जगह होती है जहां से आपका प्रोडक्ट जो है वो मीशो वाले जो डिलीवरी पार्टनर्स है, मान लीजिए डिलीवरी हो गया, ई कॉम एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस बीज हो गया, वो वहां से आके पिकअप करेंगे, आपके घर से लेके जाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। एंड अगर कोई रिटर्न आता है वो वहीं पे ही उसी एड्रेस पे वापस भी करके जाते हैं, तो वो आपका हो जाता है पिकअप एड्रेस। तो मीशो पे जब आप जाओगे, बिकम अ सेलर पे आप क्लिक करोगे, तो वो आपसे जीएसटी सर्टिफिकेट मांगेगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे एंड फाइनली आई थिंक 1-2 दिन के अंदर जो है वो वेरिफिकेशन अकाउंट का हो जाता है एंड देन आप जो है मीशो पे सेल करने के लिए रेडी होते हो। उसके बाद आप कई सारी वीडियोस देख सकते हो कि कैटलॉग कैसे अपलोड करनी है, ठीक है। तो कैटलॉग आप अपलोड करोगे, इसमें होता क्या है ना, सिस्टम की न्यू सेलर्स को जो है मोटिवेट करने के लिए कह सकते हो, या फिर आप उनको इनकरेज करने के लिए कह सकते हो कि मीशो पे ये स्कीम होती है कि जब आप सेलर अकाउंट अपना बना लेते हो तो एक टाइम पीरियड देते हैं। मान लीजिए 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया, तो उसके अंदर जो है आपको लगभग 7 कैटलॉग तो अपलोड करने हैं। अगर आप 7 कैटलॉग को अपलोड कर देते हो ना, तो जो आपको जो है वो मीशो जो है वो 1200 रुपीज का एड क्रेडिट देता है, यानी कि उस 1200 रुपीज को आप मीशो पे एड चलाने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अपने कैटलॉग का प्रमोशन करने के लिए उसको यूज कर सकते हो, उन 1200 रुपए को, ठीक है। वो रुपए जो है वो एज एड क्रेडिट होते हैं, आपको वो एज कैश नहीं मिलेगा या फिर वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो सिर्फ आपको 1200 रुपए का एड क्रेडिट मिलेगा, जो कि आप सिर्फ उसको यूज कर सकते हो फॉर योर प्रमोशन, ठीक है, फॉर प्रमोशन ऑफ योर कैटलॉग। इसके अलावा जो है पहले तो क्या था कि कैंसिलेशन चार्ज भी लगता था। मान लीजिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने मंगवाया, ठीक है, तो अब हमारे पास वो प्रोडक्ट उस टाइम पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम अपनी तरफ से उसको कैंसिल कर देंगे कि हम नहीं डिलीवर कर सकते या कोई भी वजह हो सकती है, तो उसका पहले चार्ज लगता था, लेकिन अब उस चीज का चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। देन मीशो वाले जो है वो जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको नेक्स्ट 30 ऑर्डर्स, यानी कि जो फर्स्ट 30 ऑर्डर्स होते हैं उन पे कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगाते हैं, कोई भी रिटर्न चार्ज नहीं लगाते। अब रिटर्न चार्ज में क्या है ना, 2 टाइप के रिटर्न होते हैं, एक होता है कस्टमर रिटर्न एंड दूसरा होता है कोरियर रिटर्न, ठीक है। तो कोरियर रिटर्न कौन से होते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ से सब कुछ पैक वैक करके और कोरियर वाला आया, कोरियर वाला लेके चला गया, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में ही जब
वो पहुंचने वाला था, वो आपका जो प्रोडक्ट था वो जो कस्टमर है उस तक पहुंचने वाला था, उससे पहले ही क्या हुआ कि कस्टमर ने सोचा कि नहीं मुझे नहीं मंगाना, कैंसिल कर दो, ठीक है, ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो क्या हुआ, हमारी तरफ से तो चला गया था, रास्ते में था, डिलीवरी पार्टनर के पास था, तो डिलीवरी पार्टनर क्या करता है, उसको फिर आपके घर तक वापस लेके आता है, वो होता है कोरियर रिटर्न। कोरियर रिटर्न में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, अपनी तरफ से कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर कस्टमर रिटर्न आता है, कस्टमर रिटर्न कौन सा होता है कि आपने प्रोडक्ट अपना कस्टमर के पास भेजा, कस्टमर ने उसे रिसीव करा, उसको खोल के देखा, उसमें कोई चीज मिसिंग है या कस्टमर को नहीं आपका प्रोडक्ट पसंद आया या क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, तो वो क्या करेंगे, वो उसको वापस कर देंगे। और हम भी ऐसे ही करते हैं, जब हम कोई चीज मंगाते हैं हमको नहीं सही लगा तो हमने क्या करा, उसको वापस कर दिया, ठीक है। तो सिमिलरली कस्टमर ने ही उसको जब वापस कर देता है वो हो जाता है कस्टमर रिटर्न। तो उस केस में क्या होता है, आपके पास से 120 रुपीज जो है वो मीशो वाले कट कर लेते हैं, तो आपके अकाउंट से 120 रुपीज जो है वो मीशो की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो शिपिंग चार्ज, आने और जाने का शिपिंग चार्ज जो है मीशो आपसे लेता है। तो कोरियर रिटर्न में जो है आपसे कोई शिपिंग चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर कस्टमर रिटर्न होता है तो 120 रुपीज का आपको लॉस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब ये एक लॉस ये हो गया। दूसरा लॉस क्या होता है कि कई सारे कस्टमर ना बहुत चालू होते हैं, बहुत कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट मंगा लिया, उन्होंने प्रोडक्ट ले लिया, अपने पास रख लिया, उनको अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने ये रिटर्न डाल दिया कि हमें प्रोडक्ट मिसिंग है, हमारे पास प्रोडक्ट आया ही नहीं, ठीक है। या उन्होंने 3 का पैक मंगाया था, उनके पास 2 ही आए, 1 नहीं आया, जबकि उनके पास पूरा प्रॉपर गया होता है। वो क्या करते हैं, खाली पैकेट रिटर्न कर देते हैं। अब खाली पैकेट जब रिटर्न करते हैं, अब सेलर को तो नुकसान होगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है प्रॉब्लम, एक तो आपके 120 रुपीज भी गए क्योंकि वो कस्टमर रिटर्न था, तो आपकी तरफ से 120 रुपीज भी जाएंगे, आपका प्रोडक्ट भी साथ में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नुकसान भी है जो ऑनलाइन सेलिंग के हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, आप ये मान लीजिए कि अगर आप 100 पैकेट भेज रहे हैं तो 75 जो पैकेट हैं वो कस्टमर को अच्छे लगेंगे, कस्टमर रखेगा अपने पास, एंड 25% जो होता है वो ऐसा होता है कि कोरियर रिटर्न होता है या फिर कस्टमर रिटर्न होता है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि अच्छी सी अच्छी क्वालिटी मैं दूं ताकि कोई भी कस्टमर जो है वो रिटर्न ना कर पाए। एंड अब तक टचवुड हमारे जो है रिटर्न्स इतने ज़्यादा आते नहीं है, एंड 1-2 लोग हैं जो कि मेरे दिमाग में भी है कि हाँ ये जो है ये फेक कस्टमर्स हैं और ये ऐसे चालबाजी करते रहते हैं, क्योंकि आप देखते हो ना, आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इन्होंने ये रिटर्न किया था, तो आपको अंदाजा लग जाता है कि इन्होंने ये रिटर्न किया था, ये वही पर्सन है, इसने दोबारा से ऑर्डर करा। मेरे साथ भी ऐसा है, एक बंदी ऐसी है जो क्या करती है कि प्रोडक्ट मंगाएगी, रख लेंगी, ठीक है, जो भी है वो पर्सन, वो प्रोडक्ट मंगाती है, वो रख लेती हैं, देन उसके बाद वो रिटर्न पे डाल देती हैं। हमारे पास सिर्फ खाली पैकेट आता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, हमारे पास से 120 रुपीज भी जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट भी जाता है और हमको कोई इसका बेनिफिट भी नहीं मिलता है, ठीक है। और पैकिंग का भी तो आपका चार्ज लगता है ना, आप अपनी तरफ से जो पॉलीथीन है, जो उसका जो पॉली बैग है, मेलर बैग है, उसका भी तो आप पैसा देते हो अपनी तरफ से। तो इस केस में क्या होता है, सेलर को नुकसान हो जाता है, एंड आप कुछ इसमें कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो बंदा जो है, जो कस्टमर जिसने प्रोडक्ट जो ये हरकतें कर रहा है, वो क्या करेगा, वो दोबारा से भी ऑर्डर प्लेस करेगा, एंड आप उसको दोबारा भी उसको आपको ये जानते हुए भी कि हाँ ये ऐसा कर सकता है, तब भी आप उसको भेज दोगे कि 1-2 बार और मौका देते हैं, ठीक है। लेकिन अब मीशो ने क्या करा है, मीशो पे एक नया इन्होंने इनकरेज करने के लिए आप कह सकते हो, इन्होंने नई स्कीम निकाली है कि आप अब जो है सेलर्स भी जो है वो प्रोडक्ट को जो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगता है ना, मैं देख के समझ जाती हूँ कि हाँ ये वही बंदी है जिसने ऐसी हरकत करी थी, तो मैं उसका ऑर्डर जैसे ही ऑर्डर आता है मैं सीधे कैंसिल कर देती हूँ बिना देखे, क्योंकि मुझे पता है कि ये बंदी जो है ये सही नहीं है। तो ऐसे ही कई सारे होते हैं, तो ये चीज़ों का भी आपको जो डेटा है वो हमेशा मतलब थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, या आप लैपटॉप वगैरह में भी इस डेटा को जो है वो सेव करके रख सकते हो, ताकि आगे जाके आपको इस टाइप के लॉसेस ना हो पाए। आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि मतलब कैसे सेलिंग करनी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड आपको क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, बट अगर आपको इनके बारे में मतलब
मतलब कैसे जीएसटी के लिए अप्लाई करना है एंड ये सब जो है ना, तो आप इसकी कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हो, उसमें वो डिटेल में बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं, ठीक है। आप उसको देख के इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने भी उन्हीं वीडियोस से देख के सीखा था। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करी है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आप कैसे वर्क कर सकते हो, एंड एज अ सेलर जो है कोई बंदा कैसे फील करता है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।